हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस धारा विद्युत नामक अध्याय में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व। और धारा घनत्व के साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक को भी आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। धारा घनत्व होता क्या है, यदि इस बारे में हम सोचें और जानें तो घनत्व का साफ साफ मतलब होता है सघनता से। सघनता मतलब जैसे हम लोग किसी शहर से गाड़ी पार करते हैं तो शहर में भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, और गांव में अगर गाड़ी पार करते हैं तो गांव में भीड़ भाड़ कम होता है। तो जो लोगों की जनसंख्या है ना, वो शहर में प्रति किलोमीटर पर ज्यादा आबादी निवास करती है, गांव में प्रति किलोमीटर पर कम निवास करती है। तो ये उसकी सघनता है, और इसी चीज को हम कहते हैं घनत्व। ठीक, तो हम इसको समझेंगे कैसे, धारा घनत्व कैसे होगा, धारा घनत्व क्या होगा, इसके बारे में अगर हम जाने तो मैं आपके सामने एक चालक इस प्रकार से लेता हूं। ये हमारे पास चालक है, ये हमारे पास चालक है। ठीक है, हमारा जो चालक है इसमें यहाँ का क्षेत्रफल A1, यहाँ का क्षेत्रफल A2 और यहाँ का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A3। ठीक है, ये मान लेते हैं। इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये मान के चलिए यहाँ पे धारा I1 है, यहाँ धारा I2 है, यहाँ धारा I3 है। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम देता हूं, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइएगा। हमारे पास तीन कंडीशन हो सकते हैं, I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। दूसरा कंडीशन हो सकता है I1 इज लेस देन I2 आल्सो लेस देन I3। एंड तीसरा कंडीशन हो सकता है I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। ठीक है, आपको 5 सेकेंड का समय देता हूं। 5 सेकेंड में आप इसको सोचो और सोच के ये बताओ आप कि क्या इन तीनों में से कौन सा कंडीशन सही होगा। कमेंट्स बॉक्स में सोचते ही आप टाइप करके कमेंट्स कीजिए कि आपका आंसर इन तीनों में है क्या। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं, थोड़ा देर सोच लीजिए आप। अब आते हैं, देखिए अब इसको हम समझते हैं एक्चुअल में है क्या। धारा प्रवाह जो होता है, धारा जब प्रवाहित होता है तो बिल्कुल जल की तरह प्रवाहित होता है। जैसे नदियों में पानी प्रवाहित होता है, या एक पाइप में मैं पानी को प्रवाहित करूं तो जैसे पानी प्रवाहित होता है वैसे ही धारा का प्रवाह भी होता है। अब यदि मेरे पास पाइप हो और मैं उसमें पानी प्रवाहित कर रहा हूं 10 लीटर, सपोज हम कल्पना करते हैं कि ये पाइप है, तो अगर मैंने इसमें 10 लीटर पानी डाला तो यहां पर पानी जो होगा यहां भी 10 लीटर होगा, यहां भी 10 लीटर होगा, क्योंकि पानी तो मैंने 10 लीटर ही डाला है, 10 लीटर से कम। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे पाइप मोटा हो गया तो पानी हमारा बढ़ जाएगा। हम डाले अगर 10 लीटर है तो 10 लीटर ही होगा, 11 या 12 या 20 या 8 ऐसा तो होगा नहीं। 10 लीटर डाले हैं हम तो 10 लीटर यहां भी होगा, वही 10 लीटर यहां भी होगा। ठीक है, कहने का मतलब यदि हम यहाँ पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ जितना धारा होगा उतना ही धारा यहाँ होगा, उतना ही धारा यहाँ होगा। कब? जब तक हमारे पास ये कंडीशन ना आए कि हम इस पाइप में एक दूसरा पाइप जोड़ के दूसरी तरफ न मोड़ दें। जैसे हमारे पास ये पाइप है, ठीक है, अब हमने इसको मोटा कर दिया। अब इसमें मैंने 10 लीटर पानी दिया तो यहाँ पर भी तो 10 लीटर होगा, यहाँ पे भी 10 लीटर होगा। और यदि मैंने ये पाइप रखा है, ठीक है, यहां से जाने के बाद कंडीशन बदल जाता है। एक पाइप ऐसे जाता है और दूसरा पाइप यहां से ऐसे चला जाता है, ऐसे। अब यहां से दो रास्ते बन गए, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। तो ऐसे में ये हो सकता है कि इधर कम इधर ज्यादा, इधर जैसे 4 लीटर इधर 6 लीटर, या इधर 6 लीटर 4 लीटर, ऐसे
में हो सकता है जब हमारे पास रास्ते बदल रहे हैं, लेकिन इसमें रास्ता तो बदल ही नहीं रहा, इसमें रास्ता तो बदल ही नहीं रहा, जो इसका एक पथ है वही पथ है, तो ऐसे में धारा परिवर्तित नहीं होगा। कहने का मतलब हमारा जो तीसरा आंसर होगा वो सही होगा। अब जिन जिन ने कमेंट्स बॉक्स में तीसरे को सही बताया था उनका आंसर तो सही है, लेकिन जिन्होंने ये दो को दिमाग में लाया था उनका आंसर गलत है। अब कैसे ये वाला आंसर सही है ये मैंने यहाँ पे तो समझाया, अब इसको और डिटेल में समझते हैं। क्या होगा जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए हम इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो रास्ता नहीं बदलेगा तब तक धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन चेंज होगा, वो ये कंडीशन चेंज होगा कि इसमें जो आवेश वाहक हैं, आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वाहकों की संख्या में अंतर पड़ेगी। कैसे? आवेश वाहक को लेते हैं तो आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अगर विद्युत धारा की दिशा इस दिशा में है, मैंने यहां एंगल बनाया है इस दिशा के लिए, ठीक है। जब धारा की दिशा ये है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी इस दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इधर है, ठीक है, ई की दिशा इधर है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा उसके विपरीत होगी, ठीक है। और साथ ही अगर मैं आवेश वाहक को धनावेश और ऋणावेश के रूप में लूं तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है? ऋण आवेश, ऋण आवेश की दिशा इधर है, तो धनावेश की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए अभी धनावेश को लेता हूं, क्योंकि हमारा दिशा जो है इस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो हमारा दिशा जब इस दिशा में चल रहा है तो धनावेश को लेते हैं जो इस दिशा में चल रहा है, ठीक है। मैं 10 लीटर पानी बोला तो यहाँ पर 10 धनावेश ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जब यहाँ पर धारा प्रवाहित किए, यहाँ पर भी आवेश वाहक 10 हैं, वही आवेश वाहक 10 यहाँ पर भी होंगे, ठीक है, वही आवेश वाहक 10 यहाँ पर भी होंगे, वही आवेश वाहक 10 क्या होंगे? यहाँ पर भी होंगे, ठीक ना। यहाँ पर भी वही 10 आवेश वाहक हैं, ठीक। यहाँ पर जो 10 आवेश वाहक हैं वही 10 यहाँ भी अगर आवेश वाहक हैं, वही 10 यहाँ भी है। मतलब यहाँ पर भी धारा का मान उतना ही है, यहाँ भी धारा का मान उतना ही है, यहाँ भी धारा का मान उतना ही है, बराबर है। आवेश वाहकों की संख्या में परिवर्तन तो हुआ नहीं कि इस क्षेत्रफल में आवेश वाहकों की संख्या अलग है, इस क्षेत्रफल में आवेश वाहकों की संख्या अलग है, इस क्षेत्रफल में आवेश वाहकों की संख्या अलग है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। जब ऐसा नहीं हो रहा है मतलब विद्युत धारा का मान सभी क्षेत्रफलों में क्या होगा? बराबर होगा। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया कि जब तक पथ नहीं बदलेगा ना धारा का मान भी नहीं बदलेगा। जैसे ये है, अगर मैंने 10 लीटर पानी दिया, पाइप को कितना भी मोटा कर दूं मैं 10 लीटर पानी ही रहेगा, लेकिन हाँ यदि इनके रास्ते बदले तो मान बदलेगा। अभी रास्ता नहीं बदला है तो बदलेगा क्या? कुछ तो बदलेगा, पतला मोटा और मोटा हो रहा है, कुछ तो बदलेगा। हाँ, एक चीज बदलेगा, वो ये कि इसके धारा में अगर मैं क्षेत्रफल का भाग दूं ना, और इसके धारा में क्षेत्रफल का भाग दूं, इसके धारा में क्षेत्रफल का भाग दूं, तो मान अलग अलग आएगा। इसके धारा में सभी में धाराएं क्या हैं? बराबर है। यहाँ भी आई धारा है, यहाँ भी आई धारा है, यहाँ भी आई धारा है, तीनों जगह धाराएं क्या है? बराबर है। क्षेत्रफल लेकिन अलग अलग है, और क्षेत्रफल अलग अलग है तो जब किसी चीज में हम उसके क्षेत्रफल का भाग देते हैं ना तो वो उसके एकांक क्षेत्रफल को बताता है। जैसे अगर मैं इसके धारा में आई ए इस क्षेत्रफल को भाग देता हूं, इस धारा आई में
इस A1 को मैं भाग देता हूं तो ये यहाँ पर इसके एकांक क्षेत्रफल में आवेश वाहकों की संख्या को बताएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बनाऊं तो ये मैं अगर एकांक क्षेत्रफल लेता हूं ये, ठीक है, इसके लिए एकांक क्षेत्रफल लेता हूं ये, ठीक, इसके लिए एकांक क्षेत्रफल लेता हूं ये, तीनों के लिए मैंने एकांक क्षेत्रफल लिया। अब पहले वाले में अगर मैं एकांक क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ I/A1 एकांक क्षेत्रफल मिला, क्योंकि जब हम उसके धारा में क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो वो क्या बताता है, उसके एकांक क्षेत्रफल को बताएगा। जैसे कि यदि A1 क्षेत्रफल में I धारा प्रवाहित हो रहा है तो एक एकांक क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, I/A1। 50 रुपए में 500 के लिए तो 1 रुपए में 500/50, ऐसे ही तो करेंगे ना, वही तो करते हैं, वही कर रहे हैं। मतलब ये क्या बता रहा है, एकांक क्षेत्रफल को इसके बता रहा है। इसके एकांक क्षेत्रफल को अगर बताना होगा तो I/ क्या हो जाएगा, A2। इसका एकांक क्षेत्रफल बताना होगा तो क्या हो जाएगा, I/A3। अब तीनों जगह एकांक क्षेत्रफल में आवेश वाहक अर्थात यहाँ पे धनावेश है तो इनकी संख्या क्या है, अलग अलग है। इसमें देखें हम एकांक क्षेत्रफल में 3 है, इसमें एकांक क्षेत्रफल में 2 है, इसमें एकांक क्षेत्रफल में 1 है। ठीक, अगर इसको मैं एक और उदाहरण से आपको समझाना चाहूं तो मान लेते हैं कि हम एक कमरे में घुस रहे हैं जिसमें एक ही रास्ता आगे निकलने के लिए है और आगे जाके वो कमरा बड़ा हो जाता है ऐसे, फिर उसमें एक ही रास्ता है और जाते हैं तो बड़ा हॉल मिलता है। तो क्या ऐसा होगा कि हम शुरू में अगर पहले दरवाजे से 10 आदमी घुसेंगे किसी कमरे में तो कमरा छोटा होगा, तो हम क्या होंगे, ऐसे नजदीक नजदीक खड़े होंगे। जब आगे घुसेंगे तो कमरा बड़ा होगा तो थोड़ा दूर दूर मिलेगा अपने को, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे बड़ा हॉल मिलेगा और दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन हर स्थिति में हमारी जो संख्या होगी 10 है तो 10 ही तो रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा कमरा हो गया तो हमारा संख्या अपने आप बढ़ जाएगा। अगर हम 10 शुरू में घुसे हैं तो 10 ही रहेंगे। ठीक उसी प्रकार धारा क्या होगा, एक रास्ते में आगे जा रहा है तो उसका हर जगह पर मान क्या होगा, बराबर होगा। भले ये क्या क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका ये जो होता है एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। और एकांक क्षेत्रफल में जब धारा को उसके क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो एकांक क्षेत्रफल की बात जब होती है तो ये कहलाता है क्या, धारा घनत्व, जिसे हम दर्शाते हैं जैसे, चूंकि इस क्षेत्रफल के लिए ले रहे हैं तो J1, इस क्षेत्रफल के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा J2, इस क्षेत्रफल के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा J3। अर्थात I/A1 इक्वल टू J1, I/A2 इक्वल टू J2 और I/A3 इक्वल टू J3। यही हमारा कहलाता है क्या, धारा घनत्व। अर्थात धारा घनत्व क्या हुआ, धारा घनत्व हुआ एकांक क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा है वही कहलाती है क्या, धारा घनत्व। अर्थात धारा घनत्व अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि धारा घनत्व बराबर क्या होगा, तो धारा घनत्व बराबर होगा धारा बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और धारा बटे क्षेत्रफल क्या बताता है, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को। J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/A। ठीक है, अब मैं मिटाकर इसके परिभाषा को यहाँ पर लिख देता हूं। ये हो गया इसका परिभाषा कि चालक के, ये क्या है हमारा चालक है, के किसी बिंदु से, मान लेते हैं इसका बिंदु ये ले लिया मैंने, ठीक है, पहला, ये इसका ले लिया दूसरा बिंदु, ये इसका ले लिया मैंने तीसरा बिंदु। तो चालक के किसी भी बिंदु से, ठीक है, उसके एकांक क्षेत्रफल अर्थात जब हम धारा से क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकांक क्षेत्रफल। अभी मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, उसके लंबवत, ये कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, धारा कैसे गुजर रहा है, ऐसे, उसके लंबवत गुजरने वाली
कुल धारा की मान को उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब आप इसमें ये बताइए कि J1 का मान अधिक होगा, J2 का मान अधिक होगा या J3 का मान अधिक होगा, किसका मान अधिक होगा, या ये इन तीनों में अगर मैं इनके जगह पर I के जगह पर J रखूं तो कैसे कंडीशन बनेंगे, जब हम I में A1 क्या है, कम है, A1 क्या है, कम है, A2 क्या है, ज्यादा है, A3 क्या है, और ज्यादा है। तो जब I का मान चूंकि बराबर है तो जब बड़े से भाग देंगे तो और मान कम होते जाएगा, अर्थात यहाँ पर J1 का मान अधिक होगा, ठीक है, J2 का मान इससे कम होगा और J3 का मान इससे भी कम होगा। अर्थात धारा घनत्व जब पतला चालक होगा, ठीक है, मोटे चालक की अपेक्षा धारा घनत्व पतले चालक में अधिक होगा। यदि धारा का मान बराबर है तो धारा का मान अगर बदलेगा तो फिर धारा घनत्व भी बदलेगा। अभी इस कंडीशन में चूंकि धारा का मान बराबर है, क्षेत्रफल अलग अलग हैं, तो कम क्षेत्रफल वाले का घनत्व ज्यादा होगा, उससे ज्यादा क्षेत्रफल वाले का घनत्व और कम होगा, और ज्यादा क्षेत्रफल है तो धारा घनत्व और कम भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए और दूसरे तरीके से ले चलता हूं। ये हमारे पास मान लेते हैं एक क्या है, एकांक क्षेत्रफल है, ठीक है। ये पृष्ठ जो है वो ऐसे है, ये ऐसे है, ये 3D है, जब 2D में इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इस क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा, इस क्षेत्रफल जो है तो इसके लंबवत कैसे गुजरेगी, इसके लंबवत ऐसे गुजरेगी। ये अगर ऐसे है, पृष्ठ ऐसे है तो इसके लंबवत ऐसे गुजरेगी, ऐसे मतलब ये जब ऐसे पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत ऐसे गुजरेगी, अर्थात ये जो है ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे गुजरेगा, ठीक ना। अब इस क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली इन धारा के मान को हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। अर्थात अगर मैं क्षेत्रफल को लूं या फिर मैं क्षेत्रफल सदिश को लूं, जब क्षेत्रफल सदिश को लूंगा तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल के अभिलंबवत होता है। हम लोगों ने पहले अध्याय में ही ये पढ़ा था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जैसे ये अगर क्षेत्रफल है तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत ऐसे होता है तो वो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो अगर मैं इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश लूंगा तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, वो ऐसे होगा, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया, ये क्या हो गया, धारा I का मान हो गया। तो हमको J बराबर क्या मिलेगा, हमको J बराबर मिलेगा I/A, ठीक ना। ध्यान रखिएगा ये जो A है, A की दिशा, A क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल पृष्ठ के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। इस स्थिति में क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच का कोण क्या है, कितना है, क्या बोलेंगे आप, 0 अंश है। हमने अभी यहाँ पे लिखा है परिभाषा में कि क्षेत्रफल के लंबवत मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन हमने जो ये रेड कलर में लिया है ये क्षेत्रफल नहीं है, ये है क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री का होगा, मतलब समांतर होगा, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल तो ये है, और क्षेत्रफल विद्युत धारा के क्या है, लंबवत ही है। ये कभी कभी न्यूमेरिकल सवाल आते हैं या जब आपको बनाने पड़ेंगे उस समय प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है कि हम प्रश्न को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश बोला है या क्षेत्रफल बोला है, उस समय हम डायरेक्ट थीटा का मान 90 डिग्री परिभाषा के अनुसार रखते हैं, जिससे हमारे प्रश्न क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनका उपयोग वही करना पड़ता है। अब धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है,
जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, धारा की दिशा में होती है। अब जब हम इस पे सदिश का चिन्ह लगाएंगे, अर्थात ये धारा घनत्व जब सदिश राशि है तो विद्युत धारा तो अदिश राशि है, उसके ऊपर तो वेक्टर चिन्ह लगेगा नहीं, तो कहां पर लगेगा? क्षेत्रफल पर। क्यों? अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे लिया हम लोगों ने क्षेत्रफल सदिश। ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है। अब धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? धारा घनत्व का मात्रक इक्वल क्या है? आई का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, अर्थात इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने इसको समझ लिया कि कैसे क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश को हम अलग अलग समझेंगे। क्षेत्रफल, अगर मैं इसको फिर से समझाऊंगा आपको, तो ये क्या है? हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है। ये हमारा क्या है? ग्रीन कलर में कहूं या फिर मैं ये ब्लू कलर का लूं, जो हमारा क्या है? विद्युत धारा की दिशा है। ये क्या है? इस क्षेत्रफल के लंबवत है। ठीक है। लेकिन यदि मैं रेड कलर को लूं, तो जब रेड कलर को लूंगा तो रेड कलर क्या है? हमारा क्षेत्रफल सदिश है। ये क्षेत्रफल सदिश है। और क्षेत्रफल सदिश क्या है? इस ब्लू कलर के रेड क्या है? 0 डिग्री पे है, समांतर है, मतलब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत धारा क्या है? समांतर है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल के क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा क्षेत्रफल के लंबवत है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप इसका फोटो ले लीजिए, फिर इसको मिटा के आगे चलते हैं। जब क्षेत्रफल ए धारा आई के लंबवत न हो तो क्या होगा? हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल अब ऐसे है। ठीक है। अभी हमारा क्षेत्रफल यहाँ पे क्या ऐसे था, अब हमारा क्षेत्रफल ऐसे स्थिति में आ गया। और धारा हमारी किस दिशा में चल रही है? धारा हमारी ऐसे चल रही है। धारा हमारी तो ऐसे ही चल रही है। ठीक है। लेकिन अब जो धारा चल रही है वो इस क्षेत्रफल के लंबवत नहीं है। ठीक है। अब क्षेत्रफल कैसा है? हमारा क्षेत्रफल ऐसा नहीं है, हमारा क्षेत्रफल ऐसा हो गया। ऐसा हो गया मतलब अब क्या है? अब 90 अंश पर नहीं है। अब मैं अगर इसमें 90 अंश नहीं है तो हम कोण को कैसे पता चलेगा कि किसके साथ कि कहां पर लेंगे? तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? क्षेत्रफल सदिश। और जब क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा? इस पृष्ठ के लंबवत, मतलब इधर होगा। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लंबवत ही तो होता है ना क्षेत्रफल सदिश, तो ये क्षेत्रफल सदिश है। अगर अब इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये भी तो ऐसे होगा ना, अर्थात हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है। और जब ऐसा होगा तो विद्युत धारा आई और क्षेत्रफल सदिश ए के बीच में कितना कोण बन रहा है? ये कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। और जब थीटा कोण बन रहा है तब अब J इक्वल टू क्या होगा? I बटे A तो होगा नहीं, क्योंकि A कब होगा? जब वो लंबवत होगा। ठीक है। अभी तो लंबवत है नहीं, तो जब लंबवत नहीं है, कोण थीटा बना रहा है, तो हम इसको वेक्टर सदिश के अनुसार दो समकोणिक घटकों में वियोजित करते हैं। एक क्षैतिज घटक जो cos थीटा में होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक जो साइन थीटा में होता है। हम लोगों ने पढ़ा है ये कि हमारे पास अगर ऐसी स्थिति में कोई है, एक ऐसी स्थिति में ही है जो इसके साथ क्या कोण बना रहा है? थीटा कोण। तो ये जो घटक होगा क्षैतिज घटक a cos थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? ये साइन थीटा होता है। ठीक है ना।
एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिधर थीटा होता है, थीटा जिस साइड झुका होता है वही क्षैतिज घटक होता है। फिर से, एक थीटा किधर होता है वही क्षैतिज घटक होता है। तो यह भी थीटा क्या किधर है, ऊपर की ओर है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से अगर ऐसे बनाता, मैं अगर ये ऐसे बनता कि थीटा इधर बन रहा है, तो फिर ये होता a cos थीटा और ये वाला होता क्या, a sin थीटा। क्यों, थीटा इधर है और थीटा जिधर होता है उधर वाला ही a cos थीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी थीटा इधर है, ठीक है, और जब इधर है तो क्या बनेगा, ये a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा। ठीक, अब अगर मैं इसका तिर्यक गुणा करूं तो तिर्यक गुणा करने पे I बराबर क्या मिलेगा, j a cos थीटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ये क्या है, सदिश राशि है। जब cos थीटा होता है तो क्या होता है, cos थीटा होता है तो डॉट गुणनफल होता है, अर्थात I इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर j डॉट वेक्टर a। ठीक है, cos थीटा डॉट गुणनफल के साथ cos थीटा हट जाता है। और ये हम दूसरी बार इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। कैसे कि सदिशों के गुणनफल में हम नियम पढ़ते हैं कि दो सदिशों का जो गुणनफल होता है हमेशा अदिश होता है। ठीक है, यहाँ पर j सदिश है, a सदिश है, दोनों का डॉट गुणनफल किए तो वो क्या होगा, अदिश होगा, अर्थात I वो होगा, वो क्या होगा, अदिश राशि होता है। ये हम लोगों ने जाना है, आज इस चीज को हम लोगों ने दूसरी बार प्रूफ किया है। ठीक है, ये है हमारा धारा घनत्व। ठीक, इसका फोटो लीजिए। फिर अब मैं उन छोटे छोटे टॉपिकों को लेता हूं जिनका उपयोग हमें आने वाले डेरिवेशन में करना है। फटाफट फोटो ले लीजिए। अब चलिए, अब फटाफट हम लोग इन छोटे छोटे टॉपिकों को ले लेते हैं। अपवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध। अपवहन वेग को किससे दर्शाते हैं हम, Vd से। ठीक है, और धारा घनत्व को किससे दर्शाते हैं हम, J से। मतलब Vd और J में संबंध अपने को बताना है। चूंकि विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, NeVd इंटू A। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने पढ़ा है। हमको मिला है I इक्वल टू NeVd इंटू A। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Vd क्या है, अपवहन वेग, और A क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब यदि हम इस A का यहाँ पे तिर्यक गुणा लगा दें तो I बराबर क्या मिलेगा, I बट्टे A हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा, Ne इंटू Vd। ठीक है, और अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चूंकि J इक्वल टू क्या होता है, I बटे A। ठीक है, तो हम इस J बटे I के जगह पर क्या रख सकते हैं, J रख सकते हैं। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne इंटू Vd। ये होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अपवहन वेग या अनुगमन वेग जो भी कहें, बताया था मैंने कि दोनों एक ही चीज हैं, अर्थात धारा घनत्व और अनुगमन वेग में ये होता है संबंध। ठीक है, और अगर मैं दूसरे टॉपिक को लूं तो दूसरा टॉपिक है हमारे पास गतिशीलता। गतिशीलता जिसको बोलते हैं मोबिलिटी, इसे हम दर्शाते हैं म्यू से। इसका जो परिभाषा होता है वो होता है अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, किसके किसके अनुपात को,
अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, अर्थात म्यू इक्वल टू होता है वीडी बट्टे विद्युत क्षेत्र मतलब बट्टे पी कि चूंकि वीडी को यदि हम विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखेंगे तो हम लोग को ये मिल चुका है माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बट्टे स्मॉल एम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कैपिटल ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। टाउ क्या है? विश्रांति काल है। और एम क्या है? इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो बच्चे मेरे वीडियो को लगातार स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू में देखते हैं ना, उनको ये सब में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, जो बच्चे नए इस वीडियो को बीच से देखना चालू करेंगे तो किसी भी चीज को अगर बीच से चालू करेंगे तो दिक्कत तो होगा। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप जब अध्याय को देखते हैं, किसी अध्याय को पढ़ना है तो आप उस अध्याय के शुरू से वीडियो देखिए। मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें बकायदा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये लिख दिया रहता हूं टाइटल में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि वीडी इक्वल टू माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटे स्मॉल एम। माइनस क्या दर्शाता था? माइनस ये दर्शाता था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर विपरीत हो रही थी। ठीक है, इस कारण ये माइनस इसके विपरीत दिशा को दर्शाता था। अर्थात इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई कैपिटल ई टाउ बटे एम, अगर हम दिशा को ना दर्शाएं तो। अब इस ई का इधर हम क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो वीडी बटे क्या हो जाएगा? कैपिटल ई, इधर बचेगा स्मॉल ई टाउ बटे स्मॉल एम। ठीक है, और यही अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है यहाँ पर, वो क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। अर्थात इसके जगह पे चूंकि हम ये लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है? वीडी बटे कैपिटल ई यहाँ पर। ठीक है, अर्थात इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं। अतः म्यू इक्वल टू क्या मिलेगा? स्मॉल ई टाउ बटे एम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या? मोबिलिटी या गतिशीलता का सूत्र। म्यू इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर आवेश विश्रांति काल अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, अब एक और लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, विभवांतर और अपवहन वेग में संबंध। विभवांतर और अपवहन वेग में संबंध। चूंकि Vd इक्वल टू, हमको यहां पर क्या मिला है? Vd इक्वल टू माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटे एम। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र यदि हमारे पास ये कोई चालक है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? L है। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। कब तक प्रवाहित नहीं होगा? जब तक कि इसके सिरों के बीच में हम क्या उत्पन्न नहीं करेंगे? विभवांतर उत्पन्न नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं? इसको किसी सेल से जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको किसी सेल से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा। और विभव उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है? वो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है? माइनस V बटे L। जितनी लंबाई होती है उससे हम क्या करते हैं? भाग लगा देते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इस ई के जगह पे यदि मैं इसको रख दूं
तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का E, कैपिटल E की जगह पे क्या रखा मैंने, V/L इंटू टाउ बाई M। V क्या है, विभवांतर है कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर है कितना, विद्युत क्षेत्र, यही तो कहलाता है ना विभवांतर बटे लंबाई, यदि इस चालक की लंबाई है तो। ठीक है, अब माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा अर्थात प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, V टाउ बटे L M। ये होता है विभवांतर V, ये क्या है, ये V है विभवांतर, ठीक है, और ये VD क्या है, अपवहन वेग। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। ठीक, अब आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से मक्खन हो चुका होगा। आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, धारा घनत्व पढ़ा, धारा घनत्व के बारे में जाना, फिर अपवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध को जाना, फिर गतिशीलता को जाना, इसके पश्चात विभवांतर और अपवहन वेग में संबंध को जाना। अब आप इन चीजों से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स से हमें और मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि आपके सुझावों पर अमल करते हुए हम अपने वीडियो को और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।